करूंगा कि मेरे ख्याल से आज 70 साल के नीचे वाला कोई आदमी नहीं है जो आज पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जो कंप्यूटर या मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ह- हकीकत यही है। हेलो शिवानंद सर। बिल्कुल हकीकत यही साहब। हेलो सर। जब मैं कमीशन में था तो मेरे पास एक अंडर सेक्रेटरी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जी वो बोलता था मैं कंप्यूटर को कुछ नहीं करूंगा, मैं बोल सकता हूँ। और वो कंप्यूटर गेम्स खेलता था, हाँ, उसके अंदर मोबाइल, करता था। जी मोबाइल पे डाउनलोड अपलोड करता होगा, फिल्म देख लेता होगा, मैसेज और ईमेल करता होगा, सारे काम करता होगा वो। हाँ, और हो सकता है कि आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करता हो, ऑनलाइन बैंकिंग करता होगा वो। लेकिन वो सरकारी काम जब होगा तो वो मना कर देगा कि साहब हम नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो मैंने सुना था कि सब स्टेट एम्प्लॉयज को 8,000 रुपए दिए गए थे सीखने के लिए। नहीं सर, अब पेपर तो में तो सबने सीख लिया। नहीं, अब तो सर उन्होंने ये कर दिया है कि अब तो रिक्रूटमेंट के लिए कंपलसरी कर दिया है कंप्यूटर नॉलेज। अगर नहीं है तो फिर आप सर्विस के लिए एंटाइटलमेंट आपका नहीं है। और मल्टीनेशनल कंपनी में आपने देख लिया, ऑनलाइन जितने बच्चे, सब बच्चों ने काम किया और कंपनीज को मजा आ गया। कंपनीज ने कह दिया नहीं नहीं आप वहीं रहिए, हमारा खर्चा बिजली का बच रहा है, हमारा कैंटीन का बच रहा है, और हम आपसे ज्यादा काम करा ले रहे हैं। मैंने सही बात। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करा ले रहे हैं। बच्चों को भी सुविधा है कि रात में 11 बजे भी अपना वो बरमुडा में हाफ पैंट में बैठे हुए हैं और टी शर्ट पहने एसी में बैठे, चाय भी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और काम कर रहे हैं लगातार वो। तो सही बात। दोनों के लिए बड़े सुविधाजनक ढंग हो गया था। हमारा बेटा तो कभी कार में जाता है, कहीं और साथ में घूमने जाता है, तो वहां भी लैपटॉप लेके जाता है। वो बैठ के वहां भी कुछ जैसे कॉलेज से काम करना शुरू कर दिया। सही तो बात। इट इज बेटर फॉर बोथ, इवन फॉर द कंपनीज, फॉर द एम्प्लॉइज, एंड इवन फॉर द सिस्टम ऑल्सो। Shall we start now? हाँ, आई हाँ, थिंक हमें हमें लगता है कि ये कार्यक्रम को स्टार्ट किया जाए। और सर आप नमस्ते सभी, सर। नमस्ते सर। आशीष नारायण जी प्लीज, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को म्यूट करूंगा सभी को। और जो हमारे पैनल में है, तो आप लोग कृपया विशिष्ट अतिथिगण अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे एक बार। तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए फॉर्मली। और हम लोगों को काफी खुशी है कि आज हम लोग पुनः इस कार्यक्रम में मिल रहे हैं, जो बेसिकली वर्चुअल कोर्स पर है। वर्चुअल कोर्स पर चर्चाएं पहले भी की जा चुकी हैं, लेकिन ये कार्यक्रम खास है क्योंकि अभी हाल ही में एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका दायर की गई थी माननीय गांधी जी और अन्य हमारे जो यहाँ पर हैं, और कुछ अन्य साथी जो कार्यक्रम में नहीं है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें सुनवाइयां भी होने वाली हैं। और चूंकि इस अवसर पर यदि वर्चुअल कोर्स पर चर्चा की जाए और देखा जाए कि वर्तमान में क्या स्थिति है हमारे सभी स्टेट्स में, हाई कोर्ट्स में, इंफॉर्मेशन कमीशन में, और जो भी क्वासी जुडिशियल फोरम्स हैं वहां पर क्या स्थितियां हैं, संस्थाएं हैं, इस तरह से विभाग हैं, कमीशन हैं। तो हमारे आज हमें काफी प्रसन्नता है कि हमारे बीच में माननीय श्री राजीव लोचन मेहरोत्रा सर हमारे बीच में पुनः हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, और आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना लॉ की डिग्री हासिल की। आप एक प्रैक्टिशनर वकील के तौर पर आपने अपना काम प्रारंभ किया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट का जज तक पहुंचने में कितनी उन्होंने मेहनत और कितनी लगन और किस तरह से उन्होंने कार्य किया। डिस्ट्रिक्ट जज रहे आप, जो PCS है उत्तर प्रदेश में, उसके आप ट्राइब्यूनल के आप जज के तौर पर आप रहे हैं। और रिटायरमेंट होने के बाद आप निरंतर अपनी सेवाएं समाज के लिए अपनी दे रहे हैं। और ऐसा कोई भी सामाजिक मुद्दा है जिसमें मुखर होकर के बोलना है, जनता की आवाज को हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाना है, तो उसमें आप सदैव रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि हम लोगों के इस छोटे से कार्यक्रम में आप जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो आप हमारे बीच में आ जाते हैं, ये आपकी महानता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री शैलेश गांधी सर हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, जिन्होंने अपने टेनर में, अपने कार्यकाल में 20,000 से अधिक प्रकरणों का निपटारा किया। आपका कार्य निरंतर RTI कानून को बढ़ावा देना, इस कार्यक्रम के मेंटर हैं, प्रमोटर हैं, एक तरह से संरक्षक हैं आप हमारे बीच में। आदरणीय प्रवीण पटेल जी हैं, जो कार्यक्रम में नेशनल फेडरेशन के
ट्रस्टी हैं, ऑनरी मेंबर हैं, और हमारे बीच में माननीय कारिया जी हैं, एन कारिया साहब हैं, जो लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल प्रिंसिपल रह चुके हैं, और आपके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज जजेज हैं, मतलब विभिन्न कोर्ट्स में आपके स्टूडेंट्स जजेज हैं, जाने माने वकील हैं, और मतलब निरंतर उनकी सेवाएं समाज के लिए जारी हैं, अनवरत। इस उम्र में भी आप समझ सकते हैं कि जैसा वो आपके बीच में आएंगे, अपनी बात रखेंगे, इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट भी करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जोश, उनका समाज के लिए अपना एक योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजय पालीवाल साहब हैं, इंजीनियर हैं पेशे से, केमिकल इंजीनियर थे, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आम आदमी पार्टी से भी आप साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा आप सहयोग मतलब समाज के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। राहुल सर आएंगे, आत्मदीप सर आएंगे, शायद अभी कार्यक्रम में जुड़े नहीं हैं, उनके बारे में कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, और आप सभी जानते हैं बार बार जो इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राहुल सर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त हैं। बहुत जबरदस्त काम उन्होंने वर्चुअल कोर्स की बात की जाए तो की हुई है, क्योंकि अभी भी उनकी सुनवाइयां सब फेसबुक लाइव से होती हैं, आप कभी भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आत्मदीप सर पूर्व के मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त रहे हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में जबरदस्त काम किया हुआ है। आरटीआई कानून को लाने से लेकर के पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत ही अविस्मरणीय रहा है, और साथ में भी वर्तमान में भी वो एक एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करने की एक एजेंसी बनी है मध्य प्रदेश में, उसके वो सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष स्वयं ओपी रावत साहब हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। तो समय को ज्यादा जाया ना करते हुए, हमने काफी, हमें लगता है कि समय ले भी लिया है, हम सीधे इस कार्यक्रम में अब आमंत्रित करेंगे प्रोफेसर एन कारिया साहब को, जो इस कार्यक्रम को आगे कोऑर्डिनेट करेंगे, और सभी हमारे जो यहाँ पर माननीय गण हैं उनके विषय में अपनी अपनी बात वो रखेंगे। माननीय कारिया साहब प्लीज। जी धन्यवाद शिवानंद जी। तो 115 आरटीआई वेबिनार आज वर्चुअल कोर्स पर हो रहा है, उसमें आप सबका स्वागत है। और शिवानंद जी ने सभी वक्ताओं का वैसे इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, इसलिए हम इसमें तो नहीं जाएंगे, सीधा हम सब्जेक्ट मैटर पे आएंगे। तो सभी लोग कहते हैं कि भाई आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे देश में टेक्नोक्रेट्स की कोई कमी नहीं है। आजकल अमेरिका जो वहाँ पर बड़े तौर से डिजिटल व्यवहार होता जा रहा है, वहां भी इंडियंस कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी अभी आपने सुना होगा कि हमारे जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हुए, उन्होंने 2-3 बार कई जगह कहा कि भाई जुडिशरी को जैसे टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए वैसा जुडिशरी अपनाती नहीं है, और हमारे पेंडेंसी का जो नंबर है वो 5 करोड़ के नजदीक पहुंच गया है, और पता नहीं किसी को इसका कंसर्न है कि नहीं। तो देखिए हमारा पूरा जो बजट है वो 39.75 लाख करोड़ का है, और इसमें 423 करोड़ सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसमें 800 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है 5 ईयर्स के लिए। देखिए ये जो हमारे फिगर्स है वो जुडिशरी को जाकर इम्प्रूवमेंट का सवाल है, बहुत ही कम है। ये जस्टिस राजीव जी ने अभी अभी बहुत ही करेक्ट कहा कि टेक्नोलॉजी के युग में आइदर यू अचीव और यू पेरिश, 2 ही विकल्प है हमारे पास। ये तो इट वाज जस्ट इन कोइंसिडेंस जब कोविड आ गया और हमें कंपल्सरीली इसको वर्चुअल कोर्स को स्वीकृत करना पड़ा। अभी अभी क्या होता है कि जो पेंडेंसी बढ़ती जा रही है उसका कोई विकल्प है तो वर्चुअल कोर्स एक विकल्प ही है। तो जस्टिस राजीव लोचन जी को हम पहले इनवाइट करते हैं, वो कई बार हमारे साथ आ चुके हैं, अपने विचार हमारे समक्ष उन्होंने पेश किया है, आज भी हमारे साथ है। तो हम उनसे सुनने जा रहे हैं कि भाई वर्चुअल कोर्स हमारी पेंडेंसी को रिडक्ट करने के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। राजीव जी प्लीज। सभी को नमस्कार। इस सब्जेक्ट पे काफी डिस्कशन कई फेजेस में हो चुका है, लेकिन हमें लग रहा है कि केवल डिस्कशन से काम नहीं होगा,
जब तक कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि मैं साधुवाद देता हूँ पटेल साहब को, गांधी साहब को, आप सभी लोगों को, ये इससे जो इससे जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, या इस जिन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है कि हम इसको बार बार छेड़ेंगे, बार बार पब्लिक डोमेन में लाएंगे, लोगों को याद दिलाएंगे। देखिए, ये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में गांधी जी का भी यही योगदान था कि उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया। तो आज अगर हम लोग इस बात को बार बार लोगों को याद दिला रहे हैं कि वर्चुअल कोर्ट से काम शुरू कीजिए, तो ये देखें कब तक लोगों को ये समझ में बात नहीं आएगी कि हमारी पेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए केवल और केवल एकमात्र रास्ता वर्चुअल हियरिंग का ही है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप देखिए, टीवी डिबेट्स हम लोग रोज देख रहे हैं। टीआरपी बढ़ाने के लिए वो कभी पाकिस्तान के किसी संवाददाता को, पाकिस्तान के किसी नेता को उसमें वो एड कर लेते हैं, कभी अमेरिकन को, कभी ब्रिटिशर्स को, इतनी इतनी दूर से एड करके बाकायदा टीवी डिबेट घंटों चल सकती है। एक एक टॉपिक पे वो बहुत बहुत देर तक डिस्कशन अपने अपने विचार दे सकते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग हिंदुस्तान में रह के, क्यों नहीं हम लोग एक दूसरे को कन्वर्सेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? और जजेस को क्या, जजेस कोई सुपर ह्यूमन है क्या? जजेस भी तो इस सोसाइटी के पार्ट हैं। भाई जजेस को क्या दिक्कत हो सकती है? अगर कोई आदमी, जरूरी है कि सामने हम बो डाउन करें? बो डाउन तो हम आपको इसमें वर्चुअल हियरिंग के दौरान भी बो डाउन कर ही लेते हैं। हम अपनी बात को रेस्पेक्टफुली वर्चुअल हियरिंग में भी कहते हैं। और अगर आपको पेपरलेस जस्टिस करना है, अगर आपको तेजी से डिस्पोजल करना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप बहुत देर तक एडवोकेट को आवाज देंगे, यहाँ तो आपको पता है सभी लोग जुड़े हुए हैं। वरना क्या होता है, सीनियर जूनियर सीनियर को बुलाने जाता है, फिर वो पेशकार फाइल देता है, फाइल लेके फिर वो शुरुआत होती है, फिर पेजेस पलटते हैं, टाइम खराब करते हैं, एक एक बात को 8-8 बार 10-10 बार रिपीट करते हैं, एक दूसरे को की बात को एक दूसरे को पूरा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें इन सब वर्चुअल हियरिंग से खत्म हो सकती हैं एक बार में। या जैसे हम ये कह देते हैं, साहब आज हमारे एडवोकेट बीमार है, कोर्ट नहीं आता है, आज पार्टी अपियर नहीं हो पाई, ट्रेन लेट थी, आज पार्टी के घर में ये समस्या थी। अगर हमारे घर में फंक्शन भी है और हमारा केस कोर्ट में लगा हुआ है, तो हम 15 मिनट तो स्पेयर कर ही सकते हैं। चाहे एडवोकेट हो चाहे पार्टी, हम 15 मिनट के लिए लिंक अपने को जोड़ेंगे और अपनी बात करेंगे, और उसके बाद घर में चाहे बेटे बेटी की शादी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, हम उसको अटेंड कर लेंगे। तो इस तरह से ये बिना वजह के एडजर्नमेंट्स हम खत्म कर सकते हैं। और दूसरा एक मेरा सजेशन और भी है इसमें, कहीं पे थोड़ा सा कोर्ट्स को भी ये हमें अब खराब लगता है कि 250 पेज का जजमेंट लिखना, उसमें भी कट पेस्ट करना कि ये रूलिंग में ये कहा गया, ये सेक्शन में कहा गया। यार भाई सेक्शन सारे हैं, प्रिवी काउंसिल के जजमेंट्स देख लीजिए आप, 1-1.5 पेज का जजमेंट होता था प्रिवी काउंसिल का। उसको हाई स्कूल स्टैंडर्ड का बच्चा जिसने अंग्रेजी पढ़ी होगी, 8 तक पढ़ी होगी, वो पढ़ के आपको बता देगा क्या फैक्ट्स थे, क्या डिस्प्यूट था, क्या लॉ लेट डाउन किया गया और क्या फैसला किया गया। तो आप बहुत लंबे जजमेंट्स को भी हटाइए, वरना आप ये यकीन मानिए जिस तेजी से पेंडेंसी बढ़ी है, और मुझे कहना नहीं चाहिए, आज पब्लिक का, इट इज वेरी रियली वेरी पेनफुल टू से इट, पब्लिक का कहीं विश्वास डगमगा रहा है हमारे सिस्टम से। और शायद इसीलिए क्रिमिनल्स ने हॉबी होना शुरू किया है, लोगों ने मसल पावर यूज करना शुरू किया है। लोगों को लगने लगा है कि अगर 45 साल की उम्र में मर्डर कर दीजिए तो 80 साल की उम्र तक उसका फैसला नहीं हो पाएगा, और तब तक आदमी मर जाएगा। मकान पे कब्जा कर लीजिए, किसी के रिटायरमेंट के बाद अगर आदमी आके मकान पे अपना कब्जा रिस्टोर करना चाहेगा, तो वो अपनी जिंदगी भर कब्जे को नहीं पा पाएगा। लोगों में ये फीलिंग आती जा रही है, और अल्टीमेटली फिर उन्होंने मसल पावर की ओर अपने को ट्विस्ट करना शुरू कर दिया है। ये वाकई बहुत खराब स्थिति है, और इसके लिए केवल और केवल हम और हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। हमें इस बारे में बहुत, अब इस स्थिति ये इसमें है कि हमको, अगर हमने अब नहीं सोचा, अब नहीं इस पे हमने एक्टपान किया, तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि ये सिस्टम पूरा कोलैप्स करने जा रहा है। कोलैप्स करने के जा रहा है क्या, कोलैप्स करने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, और अल्टीमेटली अगले 4-5 साल में शायद पब्लिक कह देगी कि हमको अपना पैरेलल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम छोटे छोटे कबीलियाई लोग बना लेंगे, और हमारे सिस्टम से लोग इतश्री कर देंगे।
थैंक यू सो मच सर, आपने हमको बुलाया, आभारी हैं। और हम थोड़ा सा आप क्षमा चाहेंगे, करीब 11:30 और 11:45 के बीच चले जाएंगे। हमने आर्बिट्रेशन के 2 केस लगा रखे हैं आर्गुमेंट में, तो हमने 11:30 की जगह उनसे 12:30 कह दिया है। तो हम आप लोगों से 12:45 के आसपास अनुमति चाहेंगे जाने की। थैंक यू सो मच। ठीक है जस्टिस मेहरोत्रा साहब, आपने बहुत अच्छे सोच को प्रस्तुत किया, क्योंकि 2 बातें वेरी इंपॉर्टेंट है आपके स्पीच से। एक तो ये कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है इस सिस्टम में, और दूसरी बात क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है। ये बहुत ही डेंजरस पॉइंट है हमारे समाज के लिए, क्योंकि आप देखिए कि अगर मैं बम्बई में रहता हूँ, मुझे रिटायरमेंट के बाद अपने गांव जाना है, मैंने किसी को किराए पर दिया है, अगर मैं सूट फाइल करूंगा तो 25-30 साल तक फैसला भी नहीं आएगा। और कैसा फैसला आएगा भाई, इसका भी कोई निश्चित कोई वजह नहीं है। तो नेचुरली पब्लिक का कॉन्फिडेंस तो घटता जा रहा है। हमारे जो जस्टिस रमन्नाथ है उसने भी यही बात हमको बताई है कि भाई पब्लिक का रिस्पांस बहुत ही कम होता जा रहा है। ये अगर न्याय तंत्र में पब्लिक का रिस्पांस कम होता जा रहा है तो ये खतरे की घंटी समान है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हमारे अपने देश में वर्चुअल कोर्ट्स का स्वीकार हो। अब हम दूसरे वक्ता हमारे हैं शैलेश भाई गांधी। जैसे शिवानंद जी ने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, और हमारे कई वेबिनार में उसकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायी बनती है। वे ऐसा मानते हैं कि भाई अगर वर्चुअल कोर्ट्स को हम पूरी तरह का स्वीकार करेंगे तो हमारे जो वैकेंसीज है उसको फुलफिल करने की भी जरूरत नहीं है, और कितने कागज का सेविंग होगा, कितने टाइम का सेविंग होगा, ये भी उसका एक लॉजिक है वर्चुअल कोर्ट्स को समर्थन देने के लिए। तो शैलेश जी आइए, आपका भी स्वागत है। आपके विचार प्रस्तुत करते रह सकते हैं। 15 मिनट आपके पास के समय का डिस्पोजल होगा। आइए शैलेश जी। नमस्कार सब साथियों को। हम बात करते हैं जस्टिस सिस्टम की। सही में हम मानते हैं कि हमारे पास जस्टिस सिस्टम है, सही में हम मानते हैं कि राइट टू स्पीडी जस्टिस, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो होता है अपने न्यायिक सिस्टम में। ये तो एक फसाड बना दिया, और इसको करने का मुमकिन है। राजीव जी जैसे खुले बोलने वाले लोग कम है, और मैं ये नहीं मानता कि सब जजेस सिर्फ अपना सोचते हैं, वो भी देश का सोचते हैं, उनको भी देश की फिक्र है, परवाह है। बल्कि मैं कहूंगा लॉयर्स को भी है। और राजीव जी ने बताया कि जो बड़े लॉयर्स हैं जिनके पास अभी ज्यादा काम होता है उनको ठीक नहीं लगता है, और छोटे लॉयर्स तो उनसे 10 गुना है। क्यों नहीं वो आवाज उठती है, क्यों नहीं उनकी आवाज एक बनती है? क्योंकि 10 गुना छोटे लॉयर्स हैं जिनको पूरा खुद का घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, और उनका सबका काम बढ़ सकता है। अगर वर्चुअल कोर्ट्स हुए तो अपने गांव में, अपने शहर से आदमी वर्चुअली अपियर हो सकता है, उसको कैपिटल जाना जरूरत नहीं पड़े, दिल्ली जाना नहीं पड़े सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट्स के लिए भी। तो छोटे छोटे जो लॉयर्स हैं जो बहुत काबिल हैं उनको भी काम ज्यादा मिलेगा। तो मगर ये अब कर नहीं पाए। ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ सिविल सोसाइटी की, मेरे जैसे लोगों की और हम सब की कहीं ना कहीं वो फेलियर है कि हमने वो बीड़ा उठा के उसको हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अब वर्चुअल कोर्ट्स की बात पे ही आ जाए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में मैं जब था, हमारा क्वासी जुडिशियल बॉडी था, मगर वो भी एक तरह से न्याय ही करता है। 2010 से वर्चुअल हियरिंग्स चल रही है, फ्रॉम 2010 रूटीन था। कोई बाहर से है वो अपने अपने शहर में जाके सिर्फ एनआईसी काम यूज करते थे। आजकल जूम और भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिससे आदमी घर पे बैठ के या अपने ऑफिस से भी कर सकता है। तो वर्चुअल हियरिंग्स करना कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई नई चीज नहीं थी। साथ में वर्चुअल कोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये कमेटी 2005 से बनी है। उन्होंने काफी रिकमेंडेशंस दिए हैं। वो रिकमेंडेशंस की भी सुनवाई नहीं होती, वो रिकमेंडेशन भी एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है। तो क्या करना है? कई लोग कहते हैं जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है।
सर ये स्वतंत्रता नहीं, ये स्वच्छंदता है। आर्गुमेंट पे, रीजनिंग पे आप बताइए कि नहीं ये ठीक है या नहीं है, तब तो मैं समझ सकता हूं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मैंने रेजोल्यूशन देखा है जो कहता है कि ई कोर्ट्स नहीं होने चाहिए, वर्चुअल हियरिंग्स नहीं होनी चाहिए, और कोई रीजनिंग नहीं है। तो सिर्फ बड़े वकीलों के स्वार्थ से वो बात हो रही है, और इसके खिलाफ मेरे हिसाब से छोटे शहर के लॉयर्स 10 गुना होंगे। उनका सपोर्ट हमें कहीं ना कहीं, मैंने कोशिश की है, मैं फेलियर रहा हूं, मगर जो लीगल फील्ड से हैं वो साथी अगर लॉयर्स, यंगर लॉयर्स को अट्रैक्ट कर सके, उनको हम समझा सके, तो उनकी आवाज उठेगी कि नहीं ये वर्चुअल हियरिंग होनी चाहिए। लिटिगेंट्स, आप सोचिए 99% लिटिगेंट का कोई रोल नहीं होता है कोर्ट के अंदर। वो सिर्फ जाता है देखने को कि मेरे लॉयर ने क्या बोला, जज ने क्या कहा। वो 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट सुनने के लिए दूर दराज से ट्रैवल करता है। ये तो टॉर्चर बन गया है। ये अपने घर से आराम से देख सकते हैं, उसका कोई रोल ही नहीं होता। और अगर किसी केस में जरूरत है लिटिगेंट की या विटनेस की, तो जज तय कर सकते हैं कि भाई इसको तो फिजिकली आना पड़ेगा, कोई ये नहीं कह रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि चॉइस दी जाए, भाई जिसको फिजिकली आना है। कुछ लॉयर्स कहते हैं नहीं हम तो फिजिकली आर्ग्यू कर सकते, ठीक है आप फिजिकली जाइए, पर चॉइस तो दीजिए। और चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि कोई पहले से बताने की जरूरत नहीं है, या अपियर हुए फिजिकली या वर्चुअली, बात एक ही मानने जानी चाहिए। क्योंकि नहीं तो ये बड़ा ढकोसला है कि वर्चुअली अपियर है ना है तो पहले परमिशन लो कोर्ट की, अप्लाई करो, फिर उसके चक्कर में आप पढ़ो। कुछ हद तक हमें ये भी मानना पड़ेगा कि अनफॉर्चुनेटली इट इज ट्रू कि कुछ हद तक करप्शन जुडिशरी में भी है। और इसका एक बहुत ही दुखद अनुभव, दुखद उदाहरण था कि प्रशांत भूषण के सामने के केस ड्रॉप कर दिया गया कंटेम्प्ट का 11-12 साल के बाद। 2009 का केस जहां पे प्रशांत भूषण ने कहा, चीफ जस्टिस पे आरोप लगाया था करप्शन का। ये मेरे हिसाब से सुनवाई होनी जरूरी थी, पर ये नहीं हुई। दूसरे एक पहलू पे आता हूं, ई फाइलिंग। बड़ा सिंपल है। ई फाइलिंग सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी रेकमेंड करती है, मगर एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट इंप्लीमेंट करता है, मगर वो कैसे इंप्लीमेंट करता है ये बताऊं। अगर जोक बनाना हो तो इससे बड़ा जोक नहीं बन सकता। पहले ई फाइलिंग करना चाहिए हर एक को, उसके बाद फिजिकल कॉपीज देनी चाहिए, हार्ड कॉपीज। तब तक, जब तक हार्ड कॉपीज नहीं दी तब तक कुछ होगा नहीं। फिर वो हार्ड कॉपीज की स्कैनिंग होती है, और वो स्कैनिंग का आउटपुट कोई नहीं देखता है। मतलब कैसे रिसोर्स वेस्ट करना, कैसे बेकार में पैसा खर्च करना, ये उदाहरण देना है तो इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा। क्यों है ऐसा? अगर ई फाइलिंग पूरे भारत के सब कोर्ट्स में शुरू हो गया है, और वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो काफी इजी है। इवन लॉयर के पास नहीं है तो जो लॉयर के पास टाइपराइटर नहीं है वो भी जाके कहीं पे सर्विस सेंटर से या कोई कंप्यूटर सेंटर से या जाके ई फाइलिंग कर लेगा। सर जैसे ऑनलाइन टिकट लेके रेलवे विंडो पे भी लाइन लगाइए, ये वो हालत हो गई कि पहले ऑनलाइन टिकट लीजिए फिर जाकर रेलवे विंडो पे भी कंफर्म टिकट कराइए अपना। दोनों बातें, ई फाइलिंग के बाद टाइम खराब करना, पेपर खराब करना। बट और इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? मैं तो ये कह रहा हूँ, मान लीजिए कुछ तकलीफ है, मुझे तो तकलीफ नहीं दिखाई देती, मगर चर्चा करेंगे तो तकलीफ का निवारण मिलेगा। और ये कहना कि नहीं सरकारी अमलदार नहीं देखेगा कंप्यूटर, अरे भाई साहब, बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत सालों से, 25-30 साल से पूरा ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली कर रही है। आज चेक ट्रैवल नहीं करता दूसरी ब्रांच में। सर हमारे यहाँ भी फाइल, सर सॉरी सर इंटरप्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी फाइलों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है सारी फाइल्स का। नहीं, वो डिजिटलाइजेशन करके कोई कुछ करता नहीं है उसका। कोई मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि बाकी अब ये जो हार्ड कॉपीज है खराब हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी, हम सीडी में रखेंगे, डिजिटलाइज करके रखेंगे कंप्यूटर में। तो वो सर, जब मैं सेंट्रल कमीशन में गया तो डिजिटलाइजेशन के नाम पे स्कैनिंग का ऑर्डर दिया जा रहा था। तो सब फाइल्स खत्म होने के बाद स्कैन होती थी और उसका आउटपुट कोई नहीं देखता था।
1.5-2 साल के बाद मैंने कहा मेरी ऑफिस पेपरलेस चलेगी, तो जो पेपर मेरे लिए आते हैं वो स्कैन हो जाएंगे पहले ही, फाइल बाद में नहीं स्कैन होगी, और हम इलेक्ट्रॉनिक फाइल बनाएंगे और ईमेल की ये फाइल रखेंगे। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। कोशिश की मैंने दूसरे कमिश्नर्स को मनाने की, उसमें मैं विफल रहा। फेलियर्स भी बहुत है इस करियर में। इट इज माय फेलियर कि मैं बना नहीं सका। अब कहते हैं कुछ कोशिश की जा रही है वापस वही रिपीट करने की जो चीज, और एक पैसा बजट का नहीं खर्च किया था मैंने ये करने के लिए, एक पैसा नहीं। कमीशन स्कैनिंग का पैसा दे रही थी, फाइल बनने के बाद मैंने कहा पहले से ही स्कैनिंग करके दे दो आउटपुट, और मेरी ऑफिस सिर्फ स्कैन आउटपुट्स पे ही काम करती थी। ये बड़ा सरल है। और एक और बात बताऊं सर, हम सब पर्यावरण की बात करते हैं आजकल, सुप्रीम कोर्ट भी बात करती है, हाई कोर्ट भी बात करती है, सब लोग कहते हैं पर्यावरण। मुंबई शहर के अंदर 2 से 3 हजार पेड़ काटने की बात थी, तो बड़ा एजिटेशन चला, जनता का, लोगों का बहुत विवाद हुआ। हर साल जितने पेपर कोर्ट्स इस्तेमाल करती है पूरे देश भर में, उसके लिए कम से कम 3 लाख पेड़ कत्ल होते हैं हर साल। हर साल 3 लाख पेड़ कत्ल हो जाते हैं क्योंकि कोर्ट्स पेपर वाला ही एक्सेप्ट करती है। और पूरे भारत सरकार की कहूं तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। हम कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, अरे पेड़ लगाए तो तुम अच्छे सिटीजन हो। भाई साहब, पेड़ बचाओ तो सही, बेकार में क्यों उसका हरण कर रहे हो? और उसके साथ 3 लाख पेड़ के साथ कुछ करोड़ों लीटर पानी बच जाए। पर्यावरण वाइज इससे बेटर मूव नहीं हो सकता है। कोई कारण नहीं है ई फाइलिंग नहीं एक्सेप्ट करने को, सिर्फ एक जिद है। लोग कहते हैं सिक्योरिटी नहीं रहेगी, ये भी मैंने सुना है कहीं से, गड़बड़ हो जाएगी सब रिकॉर्ड्स में। अरे भाई, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की छेड़खानी इतना सिंपल होता तो बैंकिंग तो कोलैप्स हो गया होता। इंटरनेशनल बैंकिंग कब का, करोड़ों रुपए का रोज का लेन देन होता है। कोर्ट्स में ऐसा इमीडिएट तो कुछ होता नहीं है कि भाई तुरंत चेक प्रेजेंट किया और 10 करोड़ ट्रांसफर करने, ऐसा तो कोई ट्रांजैक्शन कोर्ट में होता ही नहीं है। 10 करोड़ क्या, 10 रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए कभी कभी सालों लगा देते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण का भी फायदा होगा, लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। लिटिगेंट्स, मैंने कई डिस्कशंस देखे हैं वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में लीगल फील्ड में होते हुए, जिसमें लॉयर्स एंड जजेस की बात होती है। लिटिगेंट का तो भूल जाते हैं कि लिटिगेंट के लिए तो ये कोर्ट्स है जो हमारे देश में है। चाणक्य ने बहुत साल पहले इसका फोरकास्ट किया था, जिसको वो उस जमाने में कहते थे मत्स्य न्याय। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यह हकीकत है कि जो गरीब आदमी है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, उसको कोर्ट्स में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हियरिंग्स में, एडजर्नमेंट्स में, सब चीजों में। कई लोग कहते हैं कि हम फ्री लीगल एड के पीछे पड़े। अरे भाई, जो आदमी 10 पैसा खर्च कर सकता है उसका काम नहीं होता है, तो फ्री लीगल एड से किस दिन पहुंचेगा कुछ, जब तक पेंडेंसी कम नहीं होगी। और कैलकुलेशन बताते हैं कि जितने सैंक्शन पोजीशंस हैं, उसके जजेस अगर नियुक्ति किए गए और वो नियुक्ति का भार, खेत के साथ कहता हूं, कोर्ट्स का ही है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब तक कोलिजियम रिकमेंड नहीं करता है, तब तक कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं जो हाई कोर्ट एंड गवर्नमेंट साथ में करती है। एक मौका नहीं है जब ये हुआ हो कि बिफोर वैकेंसी हो, रिटायरमेंट की नियुक्ति की गई हो, जो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कहते हैं कि नियुक्ति के पहले सब सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए, मगर एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई नहीं कर रहा है। ये सब चीजें हम करें, सिर्फ दोष ना दें, सॉल्यूशंस बताएं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो अगर बेकार है तो उसको भूल जाइए, दूसरी किसी चीज में हम सब ये सोचना कि हमारी सरकार, हमारा देश कैसे बेहतर बने, ये हमारी जिम्मेवारी है। पेपरलेस वर्किंग बड़ा सिंपल है। मध्य प्रदेश में यहाँ एक मैंने सुना था, अब कोई मध्य प्रदेश के साथी बता सकते हैं, मैंने ऐसा सुना था कि गए अक्टूबर की बिगिनिंग में
सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस लिए गए 100 करोड़ रुपए के, और मंथ एंड तक उन्होंने कह दिया कि हम वर्चुअल काम ही बंद करना चाहते हैं। ऐसा सुना था, सही है या नहीं मैंने पूछा है, कोई हाँ भी नहीं बोलता है, कोई ना भी नहीं कहता है। पैसे की कोई कमी नहीं है, लोग कहते हैं हम बहुत पैसा कम खर्च करते हैं। अरे जो पैसा एलोकेट होता है वो भी तो नहीं खर्च होता है। जो पैसा एलोकेट होता है वो पैसा खर्च हो तब तो मैं मानू, वो खर्च करने के लिए एक्सटेंशन दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वर्चुअल कोर्ट्स अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, और मैं वापस दोहराता हूं नित्यानंद मिश्रा जी जैसे लोगों से कि सर यंगर लॉयर्स को कांटेक्ट कीजिए, उनके पास चर्चा कीजिए। अगर चर्चा की तो आई एम श्योर यंगर लॉयर्स को समझ में आएगा कि वर्चुअल कोर्ट्स उनके जबरदस्त फायदा कर सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। गांधी सर एक चीज और ऐड करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो ये डरते हैं लोग के साथ वो वीड आउट हो जाएगा। हमारे यहाँ एडवोकेट जनरल ऑफिस में एक हफ्ता पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी आग लग गई, सारे रिकॉर्ड चल रहे हैं, और उसकी उसमें कोई भी उसको कहीं उन्होंने सेव नहीं किया था। सारी कोर्ट्स परेशान है, सारे मुकदमे हेल्ड अप हो रहे हैं। गवर्नमेंट से कहा जा रहा है दोबारा इसको रिकॉन्स्ट्रक्ट कराइए और कीजिए। इलेक्ट्रॉनिकली तो ये पॉसिबल है कि बंबई के रिकॉर्ड हैदराबाद और कलकत्ता में सेव होके रहे हार्ड डिस्क में। अगर अर्थक्वेक भी आ जाए मुंबई शहर को तब भी रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। हम कहते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है ये नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूं, मगर रिकॉर्ड्स अब करीब करीब अमरत्व पे पहुंचे, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युग ने किया है। सही कहा आपने शैलेश जी। आपने जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिजोल्यूशन का इलस्ट्रेशन दिया ना, कि भाई बड़े बड़े वकील क्या होता है कि जैसे राजीव जी ने भी कहा कि हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, कम्युनिटी इंटरेस्ट देखते नहीं है। तो ये बड़े बड़े वकील से सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। अभी अभी आपको शायद पता होगा कि गुजरात हाईकोर्ट में रीजनल लैंग्वेज को इंट्रोडक्शन के लिए एक डिस्प्यूट चल रहा है। वहाँ के जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे मिस्टर असीम पंड्या, उन्होंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा भी कि गुजराती भी शामिल होना चाहिए हाईकोर्ट के प्रोसीडिंग। तो उसके विरोध में गुजरात हाईकोर्ट के लगभग 80 एडवोकेट्स ने प्रोटेस्ट किया कि भाई गुजराती नहीं होनी चाहिए। तो इसके विरोध में छोटे छोटे बार काउंसिल, जो अहमदाबाद क्रिमिनल एसोसिएशन था और बड़े छोटे छोटे गांव के बार एसोसिएशन, सभी वो गुजराती भाषा दाखिल करने के समर्थन में आ गए। क्योंकि इससे भी क्या होता है कि जो अंग्रेजी नहीं जानने वाले हाईकोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते थे, वो भी हाईकोर्ट में जा सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे महत्व की बात तो ये है कि आपने जैसे बताया कि लिटिगेंट्स का रोल बहुत ही लिमिटेड होता है। तो यहाँ जब कोई भी लिटिगेंट हाईकोर्ट में जाता है तो वो तो क्या होता है कि सिर्फ बैठा रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता। अगर गुजराती में प्रोसीडिंग्स चले तो वो जान सकता है कि उसके केस में क्या हुआ है, वकील क्या बोला, जज ने क्या सुना, जज ने क्या रिएक्शन दिया, क्या जजमेंट मिला, ये सभी वो बैठे बैठे जान सकता है। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट की बात है, वो रियली तो कम होनी चाहिए। हमें कम्युनिटी इंटरेस्ट देखना चाहिए। और मैं जहां तक जानता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में एक जजमेंट दिया है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑल मटेरियल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज डू नॉट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर सेक्शन. It needs to be distributed equally among all people, and virtual courts help achieving this object. तो सुप्रीम कोर्ट से भी वैसे तो सपोर्ट मिलता है, और कोविड के समय हमने देखा कि हमारे लिए तो कंपलसरी हो गया था। तो ये सब जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे तीसरे जो वक्त है, आज राज कचरू जी आ नहीं पाए क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन है, श्रीनगर में है, और वहां से उसको फ्लाइट कैच करनी है।
तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए आज वे हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। तो हम विजय